हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपने से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स यानी क्लास कक्षा 12 का फिजिक्स हम लोग पढ़े थे। पहले चैप्टर में वैद्युत आवेश क्षेत्र में कूलाम के नियम तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, कूलाम का नियम हमने पढ़े थे। देखो यहाँ तक तो कूलाम के नियम में पढ़े थे, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान बताओ 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लोग सिद्ध किए थे। ठीक है, अब देखो इसके बारे में, देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 है तो इसका हम क्या चलेंगे, मात्रक निकालेंगे, विमा निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो 1/4π एप्सिलॉन 0 का मान, तो 1/4π एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9×10⁹ ये तो इसका मान होता है। क्लियर है? ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इस फार्मूले में मतलब सवाल जब आएगा तो ये सिद्ध होगा। ठीक है, 1/4π एप्सिलॉन 0 की जगह बताओ हम कितना रखेंगे, 9×10⁻⁹ ठीक है, ये मान रखेंगे 1/4π एप्सिलॉन 0 का मान 9×10⁹ ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन 0 की अगर मात्रक निकालें, क्या निकालने चले हैं, एप्सिलॉन 0 का मात्रक। थोड़ा सा आप बात समझिएगा लोग, यहाँ तक हम सिद्ध कर चुके थे अगले वीडियो में। इसके अब इस वीडियो में हम इसका मात्रक निकालेंगे, इसका विमा निकालेंगे। ठीक है, और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इधर अगर यह बराबर, ध्यान से समझना, यह बराबर 1/4π एप्सिलॉन 0 है और फिर Q1 Q2 बट्टा के R स्क्वायर। तो बताओ इसमें क्या कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब समझ सकते हो, जो संख्या कांस्टेंट रहता है उसका मात्रक उतरक नहीं निकलता है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट रहेगा उसका मात्रक नहीं निकलेगा। यानी इसमें आप सब लोग समझ रहा है कि पाई का मात्रक कुछ नहीं होता है। ठीक है, पाई का मात्रक कोई नहीं होता है। तो बताओ 1/4π जो अंक है, न्यूमेरिकल मान है, जो न्यूमेरिकल मान है बताओ उसका कोई मात्रक होगा नहीं। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/4π बताओ कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है ना, इसका मात्रक होगा और ना ही इसकी विमा होगी। तो हमको किस पे निर्भर कर रहा है बताओ, एप्सिलॉन 0 को अगर इधर हम भेज रहे हैं तो यह इधर आएगा। तो यहाँ पे बताओ एप्सिलॉन 0 इधर गया तो हम लोग Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और गुणते बताओ कितना, या गुणते कितना हो जाएगा R स्क्वायर, क्योंकि हम 1/4π को छोड़े हैं, इसका मात्रक नहीं होता, इसलिए इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखो इधर एप्सिलॉन 0 का अगर मात्रक निकालने चलोगे तो Q का मात्रक बताओ क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, ये कूलाम होता है। तो बताओ ये वो कूलाम है, फिर ये वो कूलाम है, मतलब कूलाम गुणते, ध्यान समझना लोग। और फिर इसके लिए भी कितना लगेगा, कूलाम, एक गुलाम इसके लिए, एक गुलाम इसके लिए। अब बट्टा बताओ कितना, बल का मात्रक सब जानता है, न्यूटन नाम आविष्कार करता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो न्यूटन किसे दर्शाते हैं, यंग से दर्शाते हैं। और ये दूरी है, उन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। उन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। और दूरी को सब लोग समझता है, किसे प्रदर्शित करते हैं, मीटर से, यानी इसमें हम नापते हैं मीटर में। तो बताओ इसका मात्रक क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा आप लोग, इसका मात्रक बताओ कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 का मात्रक, एप्सिलॉन 0 का मात्रक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताओ कूलाम स्क्वायर। देखो ध्यान से, कूलाम का कूलाम में गुणा कराएगा तो कूलाम स्क्वायर आएगा, कूलाम नहीं है। ठीक है, और फिर बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो आपके बाद से कबो जिंदगी भर में नहीं भूलोगे, एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालने के लिए आप भूल नहीं सकते आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान, यानी विद्युत बल का मान। कूलाम काका ने बताया था क्या, यह बराबर Q1 Q2 1/4π एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है, इतना बल का मान लगता है, विद्युत बल का मान। तो यहाँ से मात्रक आप लोग भूल नहीं सकते। तो अब इसकी हम क्या निकालने चलेंगे, विमा। अच्छा बता दे रहे हैं आप लोग को कि अगर किसी का भी डेफिनेशन लिख रहे हो, परिभाषा लिख रहे हो, तो उसका मात्रक लिखोगे, पहले उसकी परिभाषा लिखोगे, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं ये लिखोगे, फिर उसके बाद उसका मात्रक लिखोगे और उसके बाद उसकी विमा लिखोगे, तो आपको शुद्ध नंबर मिलेगा। अन्यथा नंबर कटने का चांस पक्का रहेगा। इसमें से कुछ भी छूटा तो नंबर कट कर आएगा। ठीक है, 12th में गए आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर बीमा लिखे हैं तो कूलाम को हम बताओ क्या लिखते हैं, कूलाम की बीमा क्या होती है,
यानी यहाँ पे देखना ध्यान से, कूलाम बराबर मतलब क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। आई को हम किससे दर्शाते हैं, ए से, और टी को किससे दर्शाते हैं, समय को किससे दर्शाते हैं, टी से। तो बताओ कूलाम की विमा भैया क्या हो जाएगी, कूलाम की विमा हो जाएगी एटी। कूलाम की विमा क्या हो जाएगी, एटी। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, कूलाम की विमा एटी। अब बताओ कूलाम का जब कपार पे 2 है तो इसके भी कपारा पे कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब स्क्वायर आएगा। अभी देखो इसके बट्टे में आ जाओ, न्यूटन फिर मीटर स्क्वायर है ना, तो न्यूटन का बताओ बल का मात्रा, बल की विमा कितना होता है, या T-2। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, क्लियर है, विमा निकालना। और फिर ध्यान से देखो, इस मीटर को भी यल से प्रदर्शित करेंगे ना, तो यल से बताओ प्रदर्शित करेंगे तो बताओ मीटर का स्क्वायर, बताओ यल का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर है आप लोग, बताओ विमा में ध्यान से देखना। अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ए का स्क्वायर फिर टी का स्क्वायर होगा ना। अब देखो इसका इसमें पूरा कराओगे तो यल 1 बार और यल 2 बार, कै बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। बताओ यल पर 3 टी पर -2 रह जाएगा। अब अगर इन सभी को ऊपर ले जाओगे तो सब लोग जान रहा है कि अगर घात प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा। इतना क्लियर है, तो ध्यान से देखना एकदम। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो एक सीरियल नंबर होता है, एम को पहले लिखते हैं, यल को उसके बाद, टी को उसके बाद और ए को उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब एम ऊपर जाएगा तो एम का पावर -1 हो जाएगा, यल का पावर ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना, माइनस टी के पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो हाइट 2, मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा, टी के पावर 4, टी के पावर 4 हो जाएगा और ए के पावर 2 का 2 रह जाएगा। ये हो जाएगा का इसकी विमा, ये इसकी क्या हो जाएगा, विमा। मतलब एप्सिलॉन 0 का यानी एप्सिलॉन नॉट का, इसे एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं और एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसका विमा निकाले तो एम पे -1, एल पे -3, टी पे 4 घात, ए पर 2 घात। अगर मात्रक आप लोग को याद है तो ये बताओ निकल जाएगा बोलते आसानी से, क्लियर है ना। अब यहाँ से अगर ये तो इसका मात्रक इसमें हो गया, अगर यहाँ से इसका अगर मात्रक निकालोगे तो एक बार ध्यान देना, या इसका मात्रक कई प्रकार से निकलता है भैया। यहाँ से अगर इसका विमा मात्रक निकालोगे, क्या मात्रक निकालने चले, बताओ यम को किससे दर्शाते हैं, किग्रा से। बताओ किग्रा में -1 होगा कि ना होगा, होगा। और फिर बताओ यल का 3 घात है यानी मीटर का बताओ -3 घात होगा कि ना होगा। फिर टी यानी समय है, सेकंड पे पावर 4 आएगा कि ना आएगा। फिर बताओ ए से एम्पियर है यानी एम्पियर का पावर बताओ कितना आएगा, 4 आएगा। यानी इसका 2 मात्रक हो गया। एक तो हो गया कूलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो वो भूलना तो मत, यादें मत करो लो, समझो इधर सीख जाओ एकदम। क्यू है ना, तो कूलाम का स्क्वायर होगा। यम है, यम का मात्रक बचपन से जान रहे हो कितना होता है, न्यूटन। और ये आर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सब हो जाता है। तो बताओ इसका मात्रक बताओ क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ से अगर विमा से मात्रक निकाले तो निकलेगा किग्रा में -1 का मतलब क्या समझ लो, ये बट्टे में चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ किग्रा -1, मीटर में -3 घात, सेकंड में 4 घात और एम्पियर में 4 घात। ये किस विधि द्वारा मात्रक निकलेगा, बीमी विधि द्वारा, क्लियर है। अब इसको आप लोग छाप चुक लें तो आगे लड़के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक इधर ध्यान से समझना। अब देखो एक ही अगर किसी आवेश को मतलब देखो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकतम संख्या आएगी समझना। तो एक कूलाम में हेडिंग डालना, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ। कूलाम बराबर हमने क्या बताया, एक रखना है, और एक रखना है तो यहाँ से ध्यान से देखो Q बराबर फार्मूला सब जानता है यन, और हम क्या निकालने चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या निकालने चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब कूलाम बराबर 1 रखेंगे यन, और ई सबको हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम।
बताओ ये मान यहाँ पे हम रख देंगे और निकल जाएगी क्या, जहाँ पे यंग इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या है, यंग इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या है, और इसको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा ना 1.6 गुणित 10 टू द पावर माइनस का 19। अब देखो ये बुढ़े पे इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी ज्ञान बराबर कितना हो जाएगा 1/1.6 गुणित 10 टू द पावर माइनस का 19। अगर ध्यान से देखोगे तो इसको अगर 10 से गुणा करा होगा 10 से भाग देंगे 10 में भाग जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ बताओ यन बराबर कितना आएगा 10/16। अब ई माइनस में ऊपर जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, तो यन बराबर बताओ अगर 16 है ये 10 है, भाग जाएगी नहीं, पक्का भाग नहीं जाएगी। तो एक जीरो अगर इससे लेंगे तो किसी से जीरो ले रहे हो तो तुम लोगे तो लेने वाले का बढ़ता है और देने वाले का घटता है। तो यहाँ पर अगर एक जीरो इससे ले रहे हैं 100 बनाने के लिए, ताकि ये 16 बड़ा है और 10 छोटा है, तो अगर एक जीरो लेंगे तो इसका एक जीरो लेंगे तो 18 होगा ना। तो यानी बताओ अगर एक जीरो लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन इसके पावर बताओ कितना बचेगा 18 बट्टे में 16। अब इसका इसमें भाग देंगे तो बताओ आएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18, कितना आएगा गुणे 10 की पावर 18। तो अब बताओ हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या है, आदमियों की संख्या है, कुछ की भी संख्या है, तो संख्या है तो ऐसा तो आएगा नहीं कि 2.25 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं आएगा ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम पूर्ण रूप में लिखते हैं, मतलब शुद्ध रूप में दशमलव को हटाकर। बताओ अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 स्थान का दशमलव है ना, तो 2 को जीरो इसको क्या हो जाएगा खत्म होगा, 2 जीरो इसका खत्म होगा तो दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा, और हमारा पूर्ण रूप में इलेक्ट्रॉनों क्या है संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब तब भी ज्ञात करना लो, मतलब जब भी ज्ञात करना लो तो पूर्ण रूप में ही लिखना लो, 2 4 6 8 10, ये मत लिखना लो 2.25 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन को चक्कर ना मारता है, ठीक है। जो करेगा 1 नंबर का ना लायक रहेगा। अब देखो 625 गुणे 10 की पावर, ये बताओ कितना हो जाएगा 16, 2 को घटेगा तो इसका जीरो क्या हो जाएगा हट जाएगा। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन आएगा कितने आवेश में, 1 कूलम आवेश में 625 गुणे 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है अधिकता होती है, क्लियर है। इसको आप लोग कर लीजिए तो इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे देखो 1/4πε0 का मान बताओ कितना बताया 9 गुणे 10 की पावर 9। तो सिर्फ और सिर्फ ε0 का मान निकालना है, ये तो टोटल का मान है, किसका मान है ये टोटल का मान है, जो फार्मूला में लिखे ना या बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। तो ये पूरा की जगह जब सवाल लगेगा तो ऐसे लिखाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 r स्क्वायर, ऐसे लिखाएगा। लेकिन और सिर्फ ε0 का मान निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं वो आप लोग समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो पूरे का मान होता है ना 1/4πε0, पूरे का मान होता है कितना 9 गुणे 10 की पावर 9। तो अगर यहाँ से हम ε0 निकालेंगे तो ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, यानी ε0 बराबर बताओ कितना हो जाएगा 1/4π और फिर 9 गुणे 10 की पावर 9, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ε0 बराबर 1/4π, पाई का मान सब जानता है कितना 3.14 और गुणे 10 9, और ये अगर ऊपर कर दे रहे हैं तो 10 की पावर बताओ कितना हो जाएगा माइनस करना हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखो 100 से गुणा करा देंगे और 100 से भाग, यहाँ पे 100 से गुणा करा देंगे और 100 से भाग, तो ये 10 में भाग जाएगा ऊपर 100 हो जाएगा, यानी ε0 बराबर ऊपर हो गया 100 और यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा 4 गुणते 314, क्योंकि इसका दशमलव हट गया है, और फिर गुणते 9 और बताओ ऊपर कितना 10 के पावर 9, ठीक है। अब ध्यान समझना यहाँ पे अभी भी भाग नहीं जाएगी, लेकिन इसको घर में खा पी के नहा धो के हल कराओगे तो ε0 का जो मान है वो आएगा 8.86 गुणे 10 की पावर 12, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। और ε0 का मात्रक हम बताएं कितना होता है, कितना होता है कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना इसका मान आएगा। ε0 का मान कितना हो जाएगा 8.86 गुणे 10 की पावर
माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो अब तो आवेशों के बारे में पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे कूलाम के न्यूटन के बारे में। यानी न्यूटन का क्या, गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, हम बताए थे कि आवेशों के बारे में कूलाम जी ने बताया था, और हम द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने। क्लियर है ना, आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं, द्रव्यमान के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो गुरुत्वीय बल का मान किसने बताया, न्यूटन ने। बताओ, दो पिंड लेंगे m1 व m2, दोनों को कुछ दूरी पर, देखो कुछ दूरी पर मान कर लगाएंगे। आपको मैथमेटिक्स वाला फिजिक्स वाला आदमी है तो माना है बहुत लिखते हैं। ठीक है, मान लेंगे किसी को, ठीक है, तुम लोग मान लेते हो किसी को अपना, चाहे वो हो या अपना ना हो। तो इसके बीच देखो दो न्यूटन ने क्या बताया कि दो अलग अलग पिंड, मतलब अलग अलग वजन के दो पिंड लेंगे, द्रव्यमान लेंगे और उनके कुछ दूरी पर रख देंगे, तो उनके बीच कितना बल लगता है उसका मान ज्ञात किया किसने, न्यूटन ने। ठीक है, तो बताओ इनके बीच हम लोग क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान। बताओ न्यूटन ने ये बल का मान क्या बताया, समझिएगा आप लोग कि इन दोनों पिंडों के बीच जो बल का मान है वो किन बात पर निर्भर करता है, यानी किस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। तो न्यूटन ने बताया कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल का मान उन पिंडों के द्रव्यमानों के, मतलब द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर पिंड ज्यादा वजन का हो जाएगा तो उसके बीच क्या लगेगा, ज्यादा बल लगेगा। अगर पिंड का मान कम कर दोगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का मान उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे पिंड पृथ्वी भी हो जाएगी, सूर्य भी हो जाएगा, कोई ग्रह भी ले सकते हो। तो पृथ्वी के लिए यमई लगाते हैं, चंद्रमा के लिए यम लगाते हैं, वो तो बाद में अपनी बात है। लेकिन यहाँ पे दो वस्तु लेकर हम हल कर रहे हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल का मान न्यूटन ने क्या बताया कि उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना बल लगेगा, तो अगर उन पिंडों के द्रव्यमानों का तुम गुणा कर दोगे तो जितना मान आएगा उतना ही पिंड पर बल लगेगा। क्लियर है। लेकिन एक बात और बताया, अब यहाँ पे देखो तुम लोग लिखोगे एक लाइन, आराम से यहाँ लिखोगे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का मान उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है। लेकिन एक बात और बताया इसमें, अब यहाँ पे तुम लोग एक लाइन लिखोगे, ठीक है, कि इन पिंडों के बीच लगने वाले बल का मान, देखो भाई सब कुछ बराबर नहीं रहता है। इन पिंडों के बीच लगने वाले बल का मान उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर किसी पिंडों को दूरी बढ़ा दोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, उन पे लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। क्लियर है। तो बताओ इनके पिंडों के बीच लगने वाले बल का मान इनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग देखो दूरी को या तो d से भी दिखा सकते हैं या तो r से भी दिखा सकते हैं, दोनों बात एक ही होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे बताओ समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्लियर है। जब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे बताओ यह प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, m1 m2 बटा के r स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे समझ लो। अब बताओ, अब प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे तो के कांस्टेंट ना लगाएंगे, ना 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 गलती नहीं, के कांस्टेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि पिंडों के बीच लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगेगा क्या, जी, कैपिटल जी। इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बड़े वाले जी का क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ पे लग जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी m1 m2 बटा के r स्क्वायर। क्लियर है। ये हो जाएगा दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का मान। क्लियर है ना। दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान, ये है फार्मूला।
अब इसमें हमको ध्यान से देखना है, जहां पे जी क्या है, जहां पे जी गुरुत्वाकर्षण, जहां पे जी गुरुत्वाकर्षण क्या है, नियतांक है। ठीक है, नियतांक है। क्लियर है ना? इसे क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अगर यहां से आप बात समझें तो इस जी का मान होता है, याद कर लेना लोग, 6.67 × 10⁻11। ठीक है, अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक हम अभी निकाल कर बता दे रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर मात्रक डायरेक्ट नहीं लिखना, हम तुम लोग को निकाल कर सिखा कर दे रहे हैं। अगर मात्रक की बात आएगी तो यह बराबर जी m1 m2 बट्टा के r²। हमको जी को रोकना है, बाकी सभी को भेजना है, क्योंकि हम चले हैं मात्रक निकालने। तो इसको इधर भेजेंगे, बताओ कितना आएगा, या गुणते r² और आई गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी m1 m2 आ जाएगा, भागे में क्या बचेगा, जी। अब तुम अपने से बता सकते हो कि जी बराबर, यहाँ पे देखो एफ का मतलब क्या होगा, न्यूटन, आर का मतलब क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और हाई बताओ द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किग्रा। तो एक किग्रा नहीं है, तो एक द्रव्यमान है, तो बताओ किग्रा का किग्रा में गुणा करा होगा तो किग्रा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, किग्रा का स्क्वायर। बताओ जी का मान क्या निकल कर आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा किग्रा स्क्वायर। बताओ कठिन लगा, कठिन लगे, ना समझ में आए तो बता देना, लोग फिजिक्स पढ़ाना छोड़ छाड़ देंगे, ठीक है, फिर मैथ पढ़ाएंगे। क्लियर है ना? जो भी अगर डाउट हो उसको कमेंट में बताइए करिए आप लोग कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, तो बताने का दूसरा तरीका ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना? अब यहाँ तक आपको छापना है, तो इसका मात्रक निकल गया ना, तो अब इसकी हम क्या निकाल देंगे, बीमा। चलो यहीं पर निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे देख लो खुद में। तो बताओ जी की क्या निकालेंगे, बीमा। जी की क्या निकालेंगे, बीमा। तो बीमा निकालने चले हो तो इस बल का मात्रक न्यूटन है, तो न्यूटन की बीमा बताओ क्या होती है, यम T-2 होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इस यम का बताओ, यम का मतलब मीटर, मीटर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यल पे 2 घात। देखो यल पर कितना घात होगा, 2 घात। अब बट्टे में आ जाओ, किग्रा है ना, किग्रा को किसे दर्शाते हैं, यम से, तो यम का यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर, यानी यम के पावर 2 हो जाएगा। तो बताओ अगर बीमा इसका निकालेंगे तो आई ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो यानी 2 घात ये और ये घात ये, तो एक बार अगर कट जाएगा तो एक बार यम बचेगा ना। अब ई यम को अगर ऊपर कराओगे तो यम के पावर -1 आएगा, यानी यम के पावर -1। अब बताओ यल पर 2 घात और 1 घात, बताओ कितना हो जाएगा, यल पर 3 घात और T-2। तो ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सर्वात्रिक बोलते हैं, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये हो जाएगा बीमा, और ये हो जाएगा इसका मात्रक, ये हो जाएगा इसका मान, सवाल में प्रयोग होगा। क्लियर है? अब यहाँ तक आप छाप चुक लें, तो इसके आगे हम विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, मतलब दोनों के नियम को तुलना करा दे रहे हैं। क्लियर है ना? ध्यान से समझिएगा, दोनों को बीच में हम क्या कराएंगे, तुलना, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। आप लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल और यहाँ पे लिख लेंगे विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है, इसकी क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। क्लियर है? आप बताओ, हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बताओ कितना होता है, तो देखो इधर, 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान, मतलब 2 आवेशों को परस्पर r दूरी पर रखा जा रहा है, Q1 व Q2, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल। तो वो विद्युत बल का मान बताओ क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको क्या मान हो गया आप लोग, समीकरण नंबर 1। क्लियर है?
अब यहाँ पे देखो, और दो द्रव्यमानों के बीच लगेगा बल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवेशों के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल, तो m1 m2, दो ठो पिंड बनाओगे और इसको भी r दूरी पर रख दोगे, तो इनके बीच लगने वाला बल का मान हम ज्ञात करने चले। क्लियर है। अब देखो, इनके बीच न्यूटन ने क्या बताया था कि इन पिंडों के बीच लगने वाले बल का मान पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के भी क्रमानुपाती होता है। क्लियर है ना। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अगर देखो हम तुलना कराने चले ना, जब भी तुलना होता है तो हम भाग देते हैं, तो समीकरण 1 में भाग देते हैं किससे, समीकरण 2 से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से। यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग, समीकरण 1 भाग देंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो लेफ्ट वाले में लेफ्ट से भाग देंगे और ये हो जाएगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वीय बल और विद्युत बल। ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया ना। इन दोनों के हम भाग दे देंगे, तो बताओ F इंटू जी गुरुत्व, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स बट्टा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये होता है बताओ कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और इसके बट्टे में कितना आएगा, जी m1 m2 बट्टा के r स्क्वायर। बताओ r स्क्वायर से r स्क्वायर बर्बाद हो जाएगा। तब यहाँ पे देखो, या इलेक्ट्रिक फोर्स और या जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तब यहाँ पे कितना बचेगा, 1/4πε0। आई बताओ जी m1 m2 ऊपर चले जाएगा, तो Q1 Q2 बट्टा जी m1 m2 यहाँ तक आएगा। अब तनी ध्यान से समझना लो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे ध्यान से समझना लो। हम लोग जान रहे हैं कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/4πε0 का मान बताओ, 9×10⁻9। ये आपको देखो घर पे खा पी के नहा दोगे आराम से, हर जब करोगे 1/4πε0 का मान रखोगे 9×10⁻9, कूलाम की जगह 1 कूलाम रखोगे। जी का मान बताओ कितना होता है, जी का मान होता है 6.67×10⁻11। और मात्रक आप लोगों को हम बताए हैं कितना मात्रक होता है, मात्रक अपने से लिख लेना लो, मात्रक में बता चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किग्रा स्क्वायर। यहाँ पे लिख दोगे, जी का मान रख दोगे, पिंड को ले लोगे m1 m2 का मान, मतलब अब यहाँ पे अगर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच निकालोगे, इनकी तुलना कराओगे, इसके बीच दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या निकालोगे, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच तुम लोग अपने से घर पे खा पी के नहा धो के करोगे। ध्यान समझ लो, इस पूरे का मान कितना रखाओगे, 9×10⁻9। कैपिटल जी का मान कितना रखाओगे, 6.67×10⁻11 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। हो गया ना। अब दो इलेक्ट्रॉन लोगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वाला ही लेंगे। अब बात आती है किसकी, सबसे m1 m2 का मान क्या रखेंगे, तो m1 m2 का मान सब जानता है, एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान होता है 9×10⁻31, ठीक है, किग्रा। 1 कूलाम का होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर उसका मान रख लोगे और इन दोनों का मान रखकर अपने से घर पे हल कराओगे। क्लियर है ना। तो ये जो तुलना, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का 10⁻43 गुना क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब इसी के बीच आप देखो, समझो इधर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच इतना आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का मान ग्रेविटेशनल फोर्स के 10⁻43 गुना आएगा। और फिर अगर तो 1 इलेक्ट्रॉन कर देना, 1 प्रोटॉन कर देना, और किताब में से देख लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, बताए हैं। ठीक है। और फिर 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान देखना, लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लगभग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन द्रव्यमान में क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मान रखिएगा, तो ये तुलना है इसका। अगर इस पूरे को अगर हम के लिख रहे हैं तब वो काम चलेगा, इस पूरे को हम क्या लिखें, के लिखें तब वो काम चलेगा, क्योंकि के का ही मान होता है 9×10⁻9, या के की जगह लिख सकते हैं 1/4πε0। क्लियर है ना।
देखो यहां तक कि आज हमने तुलना कर ली है। ठीक है, अब देखो इसको इरेज करना है, आपने घर्षित करना लो। इसका मान कैलकुलेशन, देखो फिजिक्स में कैलकुलेशन से बिल्कुल मत घबराना लो, क्योंकि फिजिक्स कैलकुलेशन से ही है। कैलकुलेशन करना अगर तुम लोग जहां मान लिए भारी वहां पे हो जाएगा कठिन। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे लिख लेना क्या, विद्युत बल। यहाँ पे क्या लिख लोगे, विद्युत बल। और यहाँ पे क्या लिख लोगे, एक तरफ लिख लेना गुरुत्वाकर्षण बल। एक तरफ क्या लिखोगे, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अब देखो बात आती है कि विद्युत बल किसके बीच लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है। तो ये लिखोगे क्या, आवेशों के बीच सर लगता है, आवेशों के बीच कार्य करता है। मतलब विद्युत बल किसके बीच कार्य करता है, आवेशों के बीच कार्य करता है। और बताओ गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है, जो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, द्रव्यमानों के बीच ये लगता है। क्लियर है ना। अपने से हिसाब से लिखना लो, ये आवेशों के बीच लगने वाला बल है और ये किसके बीच लगने वाला बल है, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। हम जो बोल रहे हैं उसको वीडियो रोक कर आराम से कॉपी किताब खोल कर लिखा करो। ठीक है। अब देखो इधर देखो इधर इसमें जो बल लगता है वो दोनों लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। मतलब हम बताए थे आप लोग को भी समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो याद बताओ कितना हो जाएगा, एक ये आकर्षित भी होगा और ये प्रतिकर्षित भी होगा। मतलब समान प्रकार का रहेगा तो प्रतिकर्षित होगा और विपरीत प्रकार का रहेगा तो क्या होगा, आकर्षित होगा। लेकिन इन पिंडों के बीच जो बल लगेगा वो सिर्फ आकर्षण बल ही लगेगा। मतलब द्रव्यमानों के बीच सिर्फ आकर्षण बल लगता है। ठीक है, ध्यान से देखो इधर पिंडों के बीच सिर्फ क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। मतलब दो पिंड, अगर दो पिंड लोगे तो उसमें बहुत मोहब्बत होता है, बहुत प्यार करते हैं दोनों आपस में, वो एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है, सिर्फ आकर्षण बल लगता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखोगे विद्युत बल में तो वो प्रतिकर्षित भी होते हैं और आकर्षित भी होते हैं। मतलब अगर समान प्रकार के आवेश रहेगा तो तू दूसरे को भगाएगा दूर, तू जाओ उधर हम जाएंगे इधर। क्लियर है ना। अगर इसी में विपरीत प्रकार के आवेश है, एक तो धनात्मक और एक तो ऋणात्मक है, तो एक दूसरे से ये भी प्यार मोहब्बत करेगा। मतलब एक दूसरे के करीब आएगा तो आकर्षण, एक दूसरे से दूर जाएगा तो प्रतिकर्षण। लेकिन इतना ध्यान रखना लो, ये जिंदगी भर द्रव्यमानों के बीच प्यार मोहब्बत बना रहता है, यानी इनके बीच सिर्फ और सिर्फ कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। क्लियर है। अब देखो इधर इसमें होता है अत्यंत प्रबल, इसमें ध्यान समझना। तो विद्युत बल का मान अत्यंत प्रबल बल होता है। अत्यंत प्रबल बल से क्या होते हैं, अत्यंत प्रबल बल से जुड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है कि अत्यंत दुर्बल बल होता है। मतलब इसमें बहुत कम बल लगते हैं, सीमित में रहते हैं। अत्यंत दुर्बल बल भी कार्य करता है। क्लियर है ना। अब देखो ये माध्यम पर निर्भर करता है, ध्यान समझो इधर, ये माध्यम पर निर्भर करता है। ये इसमें लिखोगे तीसरा चौथा नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, किस पे, ये माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर है। और ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यानी माध्यम पर निर्भर नहीं करने का मतलब क्या, दो पिंडों लो और उसको चाहे पृथ्वी पर रख, अरे मतलब पृथ्वी पर लो, चाहे ऊपर उठाओ, चाहे यहाँ से छत पे ले जाओ, दो तल्ला पे ले जाओ, तब वो इसका मान बदलने वाला नहीं है। मतलब इसके बीच जो बल लगेगा वो उतना ही पे ही लगेगा। पर इसमें ध्यान देना, तो आवेशों को अगर माध्यम बदल दिया जाए तो इसमें जो लगने वाला बल है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो लगने वाला है, इसका मान में परिवर्तन हो सकता है, पर इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है ना। अब देखो ये लास्ट है कि अगर ये 10 की पावर माइनस कम से दूरी हो, 10 की पावर माइनस 15 मीटर से अगर कम दूरी पर ये कार्य नहीं करता है, और ये छोटी दूरी तक भी क्या करता है, कार्य करता है। कम दूरी यानी छोटी दूरी तक
क्या करता है, कार्य करता है। यानी कुछ सूक्ष्म स्थान तक एकदम पास ले आ दोगे तब वो कार्य करेगा, और इसको 10 की पावर माइनस कम 15 मीटर की दूरी से दूरी कम कर दोगे तो ये बल कार्य नहीं करता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, फिर अगली हेडिंग लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय।